आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इतवार को दिफाई चैंपियन भारत की टीम पाकिस्तान के खिलाफ नबरद आजमा होगी। सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 9 विकेट से जबरदस्त शिकस्त। रोहित शर्मा और विराट कोहली की शानदार बैटिंग। पाकिस्तान ने पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 8 विकेट से बड़ी शिकस्त दी। इतवार को भारत और पाकिस्तान की रिवायती हरीफ टीमों के दरमियान जबरदस्त मुकाबले की तवक्कु। शिखर धवन और रविंद्र जडेजा भारत की तरफ से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में रिकॉर्ड होल्डर्स बन गए। लंदन में जारी है 10 मुल्की वर्ल्ड हॉकी लीग। भारत की टीम ने स्कॉटलैंड को पहले मैच में 4 गोल से हरा दिया। कनाडा और नीदरलैंड के अलावा रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी भारत की टीम। एक अरसे के बाद होगा आर्च राइवल्स का नेशनल गेम में मुकाबला। सुनील छेत्री ने किर्गिस्तान के खिलाफ मैच विनिंग गोल स्कोर किया और अपने इंटरनेशनल गोल्स की तादाद 54 की। एचएस प्रणॉय ने मलेशिया के आलमी नंबर 1 ली चोंग वी को हरा दिया। इंडोनेशियन ओपन में साइना नेहवाल ताहम दूसरे राउंड में बाहर हो गई। फ्रेंच ओपन 2017 राफेल नडाल का टूर्नामेंट साबित हुआ। क्ले कोर्ट्स के शहंशाह स्पेन के राफेल नडाल ने जीता 10वां टाइटल। नडाल ने फाइनल में स्टैन वावरिंका को हरा दिया। इंग्लैंड ने जीता अंडर 20 वर्ल्ड कप। फाइनल में दी वेनेजुएला को 1-0 से शिकस्त। कल से रशिया में शुरू हो रहा है 8 मुल्की कॉन्फेडरेशंस कप। ऑस्ट्रेलिया, चिली, मेक्सिको, पोर्चुगल, कैमरून, जर्मनी, न्यूजीलैंड और रशिया की टीमें मुकाबले में खेलेंगी। पहला मैच रशिया और न्यूजीलैंड के माबैन खेला जाएगा। 2018 में इन्हीं ग्राउंड्स पर मुनक्किद होगा वर्ल्ड कप फुटबॉल। और आखिर पर यह खबर कि भारत के वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी ने केरला में खिलाड़ियों और खेलों के मुंतजमीन को खेलो इंडिया प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की तलकीन की। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी और मैं हूं आपका मेज़बान इमरान गुल। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है। नेशनल और इंटरनेशनल खेल खबरों पर नज़र डाली, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसके अलावा लोकल स्पोर्ट्स पर भी नज़र डालेंगे। आज के प्रोग्राम में एक ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और एक ऐसे खेल पर बात होगी जो आम तौर पर जो है उसका जिक्र नहीं होता है, उसकी बात नहीं होती है। आप भी उस खास खेल के हवाले से फ़ोन कर सकते हैं और हमारे मेहमान से बात कर सकते हैं। फ़ोन नंबर 2481813 और 2481832 पर अब से ज़रा देर बाद। तो प्रोग्राम में जो ख़ास बात होती है वो है मकामी खेलों पर हम नज़र डालते हैं और आज हम लोकल स्पोर्ट्स पर नज़र डालेंगे मेरे साथी आरिफ परे के साथ। शुक्रिया इमरान। नाजरीन, हमारी रियासत में खेल सरगर्मियों के बारे में आप तक फटाफट और लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचाने के लिए मैं आरिफ परे आपकी खिदमत में हाजिर। शुरुआत करते हैं जेंटलमैन खेल से। शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम पे मेगा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। रियासती क्रिकेट एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने किया टूर्नामेंट का इब्तिदा। फाइनल 18 जून को। जम्मू की खातून क्रिकेटर रूपाली सलाथिया सेंट्रल जोन की कोच मुंतखब। रूपाली इस मुकाम पर पहुंचने वाली पहली रियासती खातून क्रिकेटर। जेंटलमैन खेल के बाद अब रुख करते हैं दाव और पटकनी के खेल कुश्ती की ओर। जम्मू के आरसपुरा में 15वां सालाना केसरी दंगल इख्तिताम पजीर। दंगल में दिल्ली के पहलवान कपिल बने चैंपियन। जम्मू के अखाड़ों से और एक खबर। कटरा में 46वां छंबा दंगल टाइटल को नवरोडा के पहलवान मुनीर ने किया अपने नाम। रॉक क्लाइंबिंग
TRC नौगांव के आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग वॉल पे 2 दिनों की क्लाइंबिंग चैंपियनशिप रही कामयाब। 600 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ने लिया हिस्सा। चैंपियनशिप में डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर मेहमान खुसूसी। रियासती माउंटेनियरिंग एसोसिएशन और तवी ट्रैकर्स ने की जम्मू के संदीप सिंह की हौसला अफजाई। रवा महीने के पहले ही हफ्ते में किया था संदीप सिंह ने माउंट एवरेस्ट अबूर। एथलीट्स के बाद अब रुख करते हैं फेंसिंग का। जम्मू में दूसरी जोरावर फेंसिंग चैंपियनशिप हुई समाप्त। 110 क्लब्स और स्कूलों ने की शमूलियत। रियासती खेल वजीर ने की मरकजी खेल वजीर से मुलाकात। कहा रियासत में होगा बड़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल जल्द ही। मरकजी वजीर ने भी किया बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का वादा। तो नाजरीन, ये था आज का। आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं फिर एक बार इमरान गुल के पास। नाज़रीन, ये थी नज़र रियासत में होने वाले मुख्तलिफ खेल मुकाबलों पर। उम्मीद है आपको ज़रूर इस अहवाल से जो है जानकारी मिली होगी। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने जिक्र किया कि हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है और आप भी उनसे बात कर सकते हैं। तो आज कौन है मेहमान और किस खेल पर होगी बात, इसके लिए हम चलते हैं मेरे साथी साजिद हमीद के पास। साजिद साहब, हमारे जो नाजरीन हैं वो मुंतज़िर हैं, कौन है आज के मेहमान? तो बस कुछ सेकंड्स की और बात है। मैं नाजरीन से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जहाँ तक तलवारबाजी या फेंसिंग का ताल्लुक है, एक ऐसा मुनफरिद स्पोर्ट जिसको ये एजाज़ हासिल है कि मॉडर्न ओलंपिक्स के बाद आज तक जितने भी एडिशंस हुए हैं ओलंपिक्स के, उनमें ये स्पोर्ट शामिल था। जहाँ तक हमारी रियासत का ताल्लुक है, जम्मू खत्े में ये स्पोर्ट उतना ही पॉपुलर है, उतना ही मकबूल है जितना कि दूसरे स्पोर्ट्स। और जहाँ तक कश्मीर डिवीज़न का ताल्लुक है, बहुत कम लोग हैं जो इस स्पोर्ट्स के बारे में जानते हैं। चनांचे आज हमने गनीमत समझा ये मौका महल देख कर कि रशीद अहमद चौधरी साहब जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही कारनामे अंजाम दे चुके हैं और यहाँ रियासत का ही नहीं बल्कि मुल्क का नाम भी बहुत रोशन किया। बहुत खुशामदीद रशीद साहब हमारे स्टूडियोज़ में। जाहिर बात है इससे पहले कि चूँकि स्पोर्ट के बारे में भी जानना है, आपकी अचीवमेंट्स के बारे में भी जानना है, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अपना तारुफ आप कराइए आप नाजरीन के सामने। कहाँ पैदा हुए, कैसी तालीम वगैरह हुई? मैं रशीद अहमद चौधरी, इंटरनेशनल फेंसिंग प्लेयर। मैं जम्मू का रहने वाला हूँ और इत्तेहाद जो मैंने फेंसिंग गेम जो स्टार्ट की है वो जम्मू से ही। जम्मू का जो एक स्कूल है दीवान बद्रीनाथ स्कूल, जो एक बहुत बड़ा स्कूल है, तो मैं वहाँ का तालिब इल्म हूँ और वहीं से मैंने जो है फेंसिंग यानी तलवारबाजी का जो गेम है वो शुरू की। तो उसके बाद ये सिलसिला जो है चलता रहा। तो उसके बाद कॉलेजेस और वो भी मेरी जो सारी जो गेम्स की तैयारियां हैं वो जम्मू में ही शुरू हुई। तो उसके बाद जो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे जाहिर बात है कि मुकामी सतह पे जो आपके कारनामे हैं उनका तो जिक्र हम थोड़ा बहुत में करेंगे, लेकिन सबसे पहले चूंकि नया स्पोर्ट है हमारी वादी के, जहाँ तक हमारे जो नाज़रीन हैं वो है, मैं चाहता हूँ कि उनकी जानकारी के लिए आप थोड़ा ब्रीफली बताइए कि स्पोर्ट के बारे में, क्या स्पोर्ट है, कैसे खेली जाती है, कैसे पॉइंट्स वगैरह स्कोर हो जाते हैं। देखिए, फेंसिंग के लिए बारे में सबसे पहले ये बताऊंगा कि फेंसिंग एक ओलंपिक स्पोर्ट्स है। जैसे आज ओलंपिक्स के बारे में तो सब लोग जानते हैं, फेंसिंग एक ओलंपिक्स का जो है वो फाउंडर इवेंट है। जब से, जैसे आपने बताया कि जो फेंसिंग जो है वो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स 1896 में जब से शुरू हो गए, तो तब से जो फेंसिंग है वो ओलंपिक्स का पार्ट है। तो फेंसिंग इसलिए भी ज़्यादा वर्ल्ड में जो है खेली जाती है क्योंकि उसमें जो हमारे मेडल्स हैं, नंबर ऑफ मेडल्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, जीतने की तादाद ज़्यादा है। जैसे आप देखते हैं स्विमिंग, एथलेटिक्स या और कुछ खेल हैं, बॉक्सिंग, जिनमें बहुत ज़्यादा जो है वो मेडल जीते जाते हैं। इसी तरह फेंसिंग में भी जो है वो टोटल जो मेडल्स हैं वो 48 होते हैं। तो ये मैन और वुमेन दोनों उनमें उनके कंपटीशन जो है वो होते हैं। अच्छा, खेल के बारे में बता दीजिए कि किस किस्म की फेंसिंग जो है इसमें 3 किस्म के जो है वो हम लोग वेपन यूज करते हैं, स्वॉर्ड्स। उसमें 3 इवेंट होते हैं जो है इपे, फॉइल एंड सैबर। ये 3 किस्म के इवेंट है जो मैन और वुमेन दोनों मिलाकर जो है खेलते हैं। तो पॉइंट्स में इसमें ऐसा रहता है कि हम जो एक जो मैच है फेंसिंग का वो बहुत ही कम, आजकल आप देखते हैं कि टाइम कम जो कंज्यूम स्पोर्ट्स है वही लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फेंसिंग का भी जो एक मैच का टाइम है वो 9 मिनट तक रहता है।
तो 9 मिनट में हमें 15 पॉइंट का जो एक स्कोर है वो करना पड़ता है। तो इसी तरह जो टीम इवेंट होता है, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है फेंसिंग, तो टीम इवेंट में हम लोग इसे 15 पॉइंट तक खेलते हैं, और जो टीम इवेंट है उसमें हम इसको 45 तक खेलते हैं। को आप ये भी बता दीजिए कि कितना फास्ट होता है इसमें, कि इलेक्ट्रॉनिकली इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है पॉइंट्स जब स्कोर होते हैं। और फेंसिंग जो तलवारबाजी है ये एक इलेक्ट्रिक जो है वो गेम है, इसका जो स्कोरिंग सिस्टम है वो सारा इलेक्ट्रिक है। हमारी जो यूनिफॉर्म होती है वो सारी एक इलेक्ट्रिक सिस्टम के साथ कनेक्टेड होती है। रशीद साहब, इलेक्ट्रिक जो ये इसका खसूसियत है कि ये जुड़ी हुई होती है इलेक्ट्रिक्स के साथ। तो हम अब पहले अपना फोन कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी इमरान साहब, मैं सज्जाद सूफी बात कर रहा हूँ बांदीपोरा से। जी सज्जाद साहब, खैर मकदम है आपका, सवाल पूछिए अपना। शुक्रिया। सवाल यह है कि फेंसिंग खेल के बारे में हम पहली बार आज सुन रहे हैं, आप मुझे बताइए इसके लिए कोचिंग वगैरह कहाँ से हो सकती है, और ये जो फेंसिंग का खेल है क्या ये इंडोर गेम है या आउटडोर गेम है? और इसके अलावा मैं ये जानना चाहूंगा कि इसके लिए जो हेलमेट वगैरह है वो जरूरी लगानी होती है? इसमें जख्मी, जाहिर सी बात है कि तलवारबाजी का खेल है, इसमें जख्मी होने का भी खतरा लाक होता है। बस आप मुझे ये बताइए प्रोटेक्शन क्या होती है इस खेल में? जी जी जी, वो एक्सटेंड करेंगे, पिछला जवाब जो दिया उसी को एक्सटेंड कर काफी दीजिए। अच्छा ये इन्होंने सवाल पूछा है फेंसिंग के बारे में। तो मैं बताना चाहता हूं कि फेंसिंग जैसे इन्होंने पूछा, सबसे पहले इसका कोचिंग का क्या है। तो मैं ये बताऊं कि फेंसिंग का जो J&K में जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि इस समय जम्मू में तो फेंसिंग जो है वो बहुत काफी पॉपुलर है। जम्मू के जो है वो 4000 से ज्यादा फेंसर जो है वो तैयार हुए हैं, और काफी लोग जो है मेडल जीत चुके हैं। तो कश्मीर में हम लोगों ने फेंसिंग जो है वो J&K स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल की मदद से जो है पिछले साल शुरू किया था। उसी सिलसिले में जो है एक कोच जो है वो NIS क्वालिफाइड कोच जो एक लड़की है रजिया सुल्तान, उसका डेप्यूटेशन हुआ है फेंसिंग में। तो फेंसिंग एक इंडोर, जैसे उन्होंने पूछा कि क्या ये स्पोर्ट्स है, तो फेंसिंग एक इंडोर स्पोर्ट्स है। दूसरी सबसे बड़ी बात फेंसिंग की ये है कि मैं बताना चाहूँगा कि फेंसिंग जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स है। वो स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर वर्ल्ड का कोई भी कंपटीशन हो उसमें फेंसिंग होता है। तो हमारा ये अब जैसे J&K स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल अब इसको आगे बढ़ाने में हमारा मदद कर रही है। तो 2015 में जब हमने फेंसिंग का कंपटीशन कश्मीर श्रीनगर में इंडोर स्टेडियम में किया था, तो उसमें कम से कम 200-300 से ज़्यादा बच्चा जो है वो कश्मीर के जो है उसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो इस बार भी हमारा ये कोशिश है कि J&K स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल जो है वो इसमें काफ़ी अच्छा कर रही है, तो उनके साथ मिलकर हम फेंसिंग को जो बढ़ाएं। दूसरा इन्होंने हाँ जी तो फेंसिंग जो है वो एक तो इंडोर स्पोर्ट्स है, दूसरा इन्होंने पूछा कि इसका प्रोटेक्शन का क्या है। तो मैं इनको बताऊंगा कि फेंसिंग एक सेफेस्ट स्पोर्ट्स इन ऑल है। वो इसलिए क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि फेंसिंग जो एक ओलंपिक स्पोर्ट्स है, जब से ओलंपिक गेम चल रहा है, तो जो इसका मास्क है ये सारा यूनिफॉर्म का पार्ट है। तो जो हमारे जो वेपन होता है, जो हमारी तलवार होती है, अगर आप इसको नेट में जाकर अगर देख सकते हैं इसका वीडियो, तो वो एक पतली तलवार जो होती है, जब और जो हमारा यूनिफॉर्म होता है वो एक थोड़ा सा मोटा कपड़ा जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंट जो है वो 950 न्यूटन का एक यूनिफॉर्म होता है, जो बिल्कुल इजीली जैसे हम ये कपड़े पहनते हैं उसी तरह का होता है। तो जब वो उसका टेक्निकल जो हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें कोई भी इंजरी जो है वो इस तरह का नहीं है। तो कश्मीर में मुझे लगता है कि इसी साल से जो फेंसिंग जो है वो अच्छा फ्लोर वुडन या मेटालिक ही क्यों होना चाहिए? इसका वुडन और मेटालिक फ्लोर जो है वो इसलिए होना चाहिए कि जो फेंसिंग स्पोर्ट्स है वो 17 मीटर का इसका एक खेलने का एरिया होता है। 17 मीटर लंबा, 2.5 मीटर चौड़ा। वो जो उसको बोलते हैं फेंसिंग पिस्ट, जो एरिना जिसे फेंसिंग का दोनों खिलाड़ी उसी पर रहकर उसी के अंदर 17 मीटर के अंदर ही खेलते हैं। तो उसका जो हमारा उसको इसलिए जो हम जैसे उन्होंने कहा कि मेटालिक इसलिए होता है क्योंकि जब जो हमारे वेपन होते हैं वो इलेक्ट्रिक होते हैं और उनके आगे पॉइंट्स लगे होते हैं। जैसे हम अपोनेंट को जब भी हम हिट करते हैं तो वो उसकी बॉडी पे लगता है। इसके डिफरेंट टारगेट होते हैं। फेंसिंग में 3 इवेंट जो होते हैं, इप्पे, फॉइल, साबर, जैसे मैंने पहले बताया। इप्पी इवेंट जो है वो उसमें हमें अपोनेंट की बॉडी को जो है मास्क से लेकर पांव तक कहीं भी हिट करना है। और जब भी इप्पी हम अपोनेंट के बॉडी पे हिट करेंगे तो जो आगे उसके पॉइंट टाइप एक बटन होता है वो दबता है। जब तक उस पे 750 ग्राम का वेट पड़ेगा आपके बॉडी पे हिट करने के बाद, तो जो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक सिस्टम हमारा जो स्कोरिंग सिस्टम होता है, जिसका सबसे पहले दबेगा उसका पहले उसके जरिए जो है स्कोरिंग। रशीद साहब, हम बात जारी रखेंगे, हमें एक कमर्शियल ब्रेक लेनी पड़ेगी, जल्दी हाजिर होते हैं। अमूल ताजा का ये है जहां, इसमें है vitamins A और B, tamper-proof, bacteria-free, no need to buy it, है easy to pour, है pure and fresh, सब मांगे more, हमेशा fresh,
हमेशा fresh। जी नाज़रीन, आपका खैर मकदम है खेल और खिलाड़ी में। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम सवाल लेते हैं उनका। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इदरीस अहमद वानी बोल रहा हूँ बांडीपुरा से। जी इदरीस बोलिए। सर मैं ये जो हमारे गेस्ट आज हैं रशीद साहब जी, इनसे पूछना चाहता हूँ कि कश्मीर में इसकी अवेयरनेस नहीं हो रही है। हम आज पहली बार सुन रहे हैं ये जो फेंसिंग का गेम है, जी जी, इसके बारे में हम आज पहली बार सुन रहे हैं। लेकिन ये जो अवेयरनेस की कमी है और कोचिंग कैंप्स वगैरह क्यों नहीं हो रहे हैं कश्मीर में? अगर जम्मू में हो रहे हैं तो कश्मीर में क्यों नहीं हो रहे हैं कोचिंग कैंप? $1 मिलियन क्वेश्चन है रशीद साहब, कैसे जवाब देंगे इसको? देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अवेयरनेस की कमी तो मेरा ये मानना है कि अभी जिस तरह पूरे जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स के अवेयरनेस की कमी है, लेकिन इस गेम की खास कमी इसलिए है क्योंकि इसमें कोचिंग काफी एक्सपर्ट इसमें जरूरत होती है और इक्विपमेंट वगैरह खास है, बिल्कुल वो होता है। लेकिन मैं अब आपको ये कहना चाहता हूं कि इस गवर्नमेंट में मतलब अभी जो स्पोर्ट्स काउंसिल जो इसका साथ दे रही है, अभी इक्विपमेंट का भी परचेज हो चुका है और कोच जैसे मैंने आपको बताया कि रजिया सुल्तान जो है वो अपॉइंट हो चुकी हैं और भी जो स्पोर्ट्स काउंसिल ने नई कोचेज की पोस्ट निकाली हैं वो भी मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स काउंसिल थोड़ी देर में उसे निकाल देगी। उसमें भी एक कोच एक्स्ट्रा जो है वो फेंसिंग का कश्मीर के लिए उसकी पोस्टिंग हुई है। तो आने वाले टाइम में जो है हम इसको इसी साल से हम फेंसिंग जो है वो शुरू करेंगे। साहब अब चूंकि हम आपकी तरफ अब दोबारा तवज्जो अपनी मबजूल करेंगे, जाहिर बात है कि नेशनल लेवल पे जब आपने खेला कम उम्र में ही आपने शुरू किया, तो कहाँ से आपने शुरुआत की नेशनल लेवल की? देखिए फेंसिंग का जो स्पोर्ट्स का जो कंपटीशन है वो सबसे उनकी अहमियत जो है वो स्कूल गेम से ही शुरू हो जाती है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने 93-4 से ही जो फेंसिंग के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले जो है 93-4 में जो मैंने स्कूल गेम्स में खेला था तो वहाँ भी मैंने गोल्ड मेडल जीता है। स्कूल गेम्स से लेकर वो जूनियर नेशनल्स हों, सीनियर नेशनल हों, इन सब में जो है मैंने जो है वो गोल्ड मेडल जीते हैं। तो मैं 5 बार नेशनल चैंपियन फेंसिंग में रहा हूँ, 2002 से लेकर 5, 7, 11, 14 इनफैक्ट इन सब में जो है मैंने नेशनल चैंपियन जो है खेला है। तो 40 से करीब जो मैंने नेशनल मेडल जो है वो रियासत के लिए जीते हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा कंपटीशन जो इंडिया का मैं बात करूं तो वो नेशनल गेम्स होता है। तो नेशनल गेम्स में मैंने ये मुझे कहने में वो है कि मैं सबसे ज्यादा नेशनल गेम्स J&K की तरफ से पूरी किसी भी स्पोर्ट्स में मैंने खेला है। 6 बार मैंने खेला और सबसे ज्यादा मेडल जो है मैं रियासत के लिए नेशनल लेवल पे जो है मैंने जीत हासिल की है। जी अच्छा, अब्रॉड जाने का चूंकि मुल्क की हदूद से बाहर निकलने का ख्वाब हर एक खिलाड़ी रखता है, किसी भी स्पोर्ट से उसका ताल्लुक हो। चूंकि ये अब नया मेरे ख्याल में 90 की दहाई में इस खेल को यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसके बाद फौरन आपको एक मौका मिला बाहर जाने का। तो पहली बार कब आप हमारी सरहदें छोड़ के बाहर निकले थे, कौन सा इवेंट था और वहाँ पर आपकी कारकर्दगी कैसी रही थी? सबसे पहले जो मैंने इंटरनेशनल कंपटीशन पार्टिसिपेट किया वो 2001 में जो है वो एशियन चैंपियनशिप जो कि चिंगमई थाईलैंड में जो एक कंपटीशन था हमारे एशियन चैंपियनशिप में। तो फर्स्ट टाइम जब मैं स्कूल गेम्स और यूनियन नेशनल में जब मेरे गोल्ड मेडल आए तो उसी बेसिस पे मुझे जो है सिलेक्शन मिला था, क्योंकि उस समय भारत में जो है वो स्पोर्ट्स का काफ़ी था। तो फेंसिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो ओलंपिक स्पोर्ट्स है, उससे काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को। तो सबसे पहले जो है मैंने इंटरनेशनल में 2001 में मैंने जो है पार्टिसिपेट किया। फिर उसके बाद वो सिलसिला जो है वो कंटिन्यू जो है वो रहा है। उसके अलावा फिर मैंने 2002 में फिर जो है बैंकॉक में एशियन चैंपियनशिप, उसके बाद फिर मैंने कोरिया में एशियन चैंपियनशिप, उसके बाद फिर मैंने बीजिंग में एशियन चैंपियनशिप, उसके अलावा फिर बाद में जब उससे भी बड़े टूर्नामेंट जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप्स मैंने जो है वो जर्मन में खेला है, रशिया में खेला है, सियोल में खेला है। तो ये काफी जो मुझे लगता है रशीद साहब आप पूरी दुनिया और तफसीलन पूछना पड़ेगा। आपने पार्टिसिपेट किया। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, फोन कॉल एक लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, फारूक भट्ट कर रहा हूँ बीरो बड़गांव से। जी फारूक फरमाइए। सर मेरा सवाल ये है कि जो ये नई गेम के बारे में आज हमने पहली बार सुना जी, फेंसिंग जी, तो इसके बारे में ये कहना चाहते हैं हमारे गेस्ट से कि इसके लिए एज वगैरह की कोई लिमिटेशन होती है, और दूसरी बात ये कि इंसान के पास कितना स्टेमिना होना चाहिए ये गेम खेलने के लिए, और साथ साथ ये कि वादी में इस गेम को उभारने के लिए क्या कोई कोचिंग सेंटर है या और कोई आप नई तरह के इकदाम उठा रहे हैं ताकि हम भी इस गेम से मुस्तफीद हो सके। कोचिंग का तो आपने जिक्र किया, बाकी टेक्निकल बहुत अच्छा सवाल जो एज का बोला छूट रहे थे, तो इन्होंने एज और कितना एज में मैं आपको बता दूं कि फेंसिंग का जो वर्ल्ड के जो कंपटीशंस का स्टैंडर्ड है इंडिया में वो हमारा स्टार्ट हो जाता है अंडर 10, अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 20, अंडर 23, फिर सीनियर्स, और मैं बताऊं कि उसके बाद वेटरन्स।
کہ ویٹرنس میں بھی جو فینسنگ کے کمپٹیشن جو ہے ہوتے ہیں. تو فینسنگ کا جو ایج کا گروپ دونوں لڑکے اور لڑکیوں میں جو یہ ایج گروپ میں جو ہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ فینسنگ کے ورلڈ وائڈ میں جو آج بھی اگر آپ نیٹ میں بھی سرچ کریں گے تو ایشین چیمپئن شپ ابھی ہانگ کانگ میں چل رہی ہے, بینکاک میں. دوسرا انہوں نے جو سوال کیا کہ اسٹیمنا, دیکھیں اسپورٹس میں ہر ایک گیم میں جو ہے وہ جو پلیئر جو ہے اس کا اسٹیمنے کی ضرورت ہے, لیکن فینسنگ ایک ایسا اسپورٹس ہے کہ جس میں اسٹیمنے کے ساتھ ساتھ آپ کو انٹیلیجنسی آپ کی جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے, کیونکہ آپ کو بہت شارٹ ڈسٹینس پہ کئی بار آپ کو سیکنڈس آف فرکشن میں آپ کو ڈیسیجن لینا ہے کہ مجھے اپوننٹ کو ہٹ کرنا ہے کہ ڈیفینس کرنا ہے. تو کافی جو ہے یہ انٹیلیجنٹ مانا جاتا ہے کہ فینسنگ جو ہے وہ انٹیلیجنٹ لوگوں کا جو گیم ہے. اگر آپ فینسنگ کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھا گیا کہ سرچ میں بکس میں آیا ہے کہ جو بچے فینسنگ کرتے ہیں تو ان کا جب سٹارٹنگ میں وہ اسکولس میں تھے تو اس کے بعد ان کے مارکس جو ہے کتنے گین ہوئے ڈیو ٹو دا انٹیلیجنٹ. اسٹیمنا تو ہر گیم میں ریکوائرڈ ہے. یہ ہمارے کو اینکر بیٹھے ہیں اگلے اسٹوڈیو میں, عارف صاحب یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جی عارف. چودھری صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل فینسنگ ٹریننگ کیمپ ہوا تھا سینٹ پیٹرزبرگ 2007 میں, اس بارے میں آپ تھوڑا بتا دیجیے گا, کیونکہ پورے انڈیا سے آپ سلیکٹ ہوئے تھے اس کیمپ کے لیے, تو وہ کیا کیمپ تھا سر؟ ہاں جی, 2008 کا جو بیجنگ اولمپک گیمز تھا اس کے سلسلے میں جو پریپریشن جو اس کا پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے جو بینکاک میں جو ایشین ایک ورلڈ کوچنگ کیمپ جو 40 ملک کے جو پلیئرز تھے, جو ان کے آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئرز تھے, ان کا ایک کمبائنڈ کوچنگ کیمپ جو ہے وہ سینٹ پیٹرسبرگ رشیا میں جو ہے وہ آرگنائز ہوا تھا. اس میں سے جو ہمیں بیجنگ پری اولمپکس گیمز کھیلنے کا جو ہمیں بیجنگس میں جانا تھا اور اولمپک کوالیفیکیشنز کے لیے تھا, تو اس میں چونکہ 40 ملکوں میں ہر ایک جو بیسٹ تھے لوگ پلیئرز تھے, تو انڈیا سے مجھے اکیلے سلیکشن ملا تھا فار دا پارٹیسپیشن ان بیجنگ اولمپک گیمز. تو کسی سلسلے میں وہاں جو اولمپک گیمز کے لیے کوالیفائی نہیں کر پایا تھا, اور فینسنگ میں جو ہے وہ میں ہی مطلب انڈیا سے جو ہے وہ ریپرزینٹ میں نے کیا. رشید صاحب وقت کی تنگی ہے, پوری طرح سے بات نہیں ہو پائی, بالکل جو ہے وہ ایک بالکل ہمیں کمی لگی وقت کی. تو آگے آپ کو پھر سے دعوت دیں گے, کیونکہ آپ کو یہاں پر ایک پروگرام منعقد کرنا ہے جیسے آپ نے پچھلے سال کیا تھا بخشی اسٹیڈیم میں. تو اس وقت ہم کیمرہ لے کے آئیں گے, اس کی بھی شارٹس ہم لیں گے اور آپ سے پھر ہم اس وقت بات کریں گے. آپ کا شکریہ آپ یہاں آئے. تو ناظرین, ICC چیمپئنز ٹرافی میں ایک کھلاڑی ہیں جنہوں نے پہلے ہی میچ میں شرکت کی اور مین آف دا میچ حاصل کیا, وہ ہیں بھارت کے یوراج سنگھ. پاکستان کے خلاف شاندار اننگ کھیلی اور ان کو ایک خاص جو ہے اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے 300واں ون ڈے میچ بھارت کی طرف سے کھیلا. محمد اظہر الدین, سچن تینڈولکر, سورو گانگولی اور راہل ڈراوڈ کے بعد یوراج سنگھ ایسے 5ویں بھارتی بیٹسمین بن گئے, کھلاڑی بن گئے جنہوں نے 300واں ون ڈے میچ کھیلنے کا اعزاز حاصل کیا. سال 2000 میں اپنا ون ڈے انٹرنیشنل ڈیبیو کرنے والے یوراج سنگھ نے پہلے ہی ٹورنامنٹ ICC چیمپئنز ٹرافی سے ہی اپنی چھاپ چھوڑی, اور کینیا کے خلاف اپنے ڈیبیو میچ میں ان کو بیٹنگ تو نہیں ملی, تاہم آسٹریلیا کے خلاف کوارٹر فائنل میں انہوں نے اپنی پہلی ہی پاری میں 84 رنز کی شاندار اننگ کھیلی اور اپنے تابناک مستقبل کی جھلک پیش کی. یوراج سنگھ کی بیٹنگ کی بدولت بھارت نے متعدد ٹورنامنٹس میں کامیابی حاصل کی. 2011 کے ورلڈ کپ میں وہ مین آف دا ٹورنامنٹ رہے. اس کے علاوہ 2007 کا جو T20 ورلڈ کپ بھارت نے جیتا, اس میں ایک اوور میں 6 چھکے انہوں نے لگائے تھے انگلینڈ کے اسٹوارٹ براڈ کے خلاف. ایک شاندار فیلڈر تو ہیں ہی اور ایک اچھے بالر بھی ہیں. تو یوراج سنگھ ایک خاص کھلاڑی جن کو 300واں ون ڈے میچ کھیلنے کا اعزاز حاصل ہوا. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, لیکن آپ سے ہم درخواست کریں گے کہ ہم آپ کے ای میلز کا انتظار کرتے ہوتے ہیں. ہمارے ای میل IDs جو ہیں آپ ان پر اپنی سجیشنز اور آرا دے دیں. ہمارا ای میل ID ہے ddksrinagar@gmail.com. اس کے علاوہ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں ddksrinagarjk@gmail.com پر بھی. ناظرین, اتنا ہی نہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں, فیس بک, ٹویٹر اور یوٹیوب پر. فیس بک کا ہمارا ایڈریس ہے facebook.com/dd channel. ٹویٹر ہینڈل جو ہمارا ہے وہ ہے twitter.com/dd channel. اور آپ ہمیں یوٹیوب پر پا سکتے ہیں youtube.com/c/dd پر. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. ہمارے آج کے جو مہمان تھے, رشید صاحب آپ اسٹوڈیوز میں آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ساجد صاحب آپ بھی آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بھی شکریہ. اور عارف پرے آپ نے بھی ہمارا ساتھ نبھایا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.
नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। इतवार के रोज़ भारत और पाकिस्तान के दरमियान ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच खेला जाएगा और लंदन में भारत और पाकिस्तान की हॉकी टीमों के दरमियान भी हॉकी मैच खेला जाएगा वर्ल्ड हॉकी लीग का। दोनों मैचेस का लुत्फ लीजिए। हमें इजाज़त दीजिए। ऑल द बेस्ट, बी स्पोर्टी। अल्लाह हाफिज़।